जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगी और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज है 7 मई 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा सा करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण सेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य का रंगाछारा गांव, किस राज्य का रंगाछारा गांव पहला हरित गांव बना है? किस राज्य का रंगाछारा गांव पहला हरित गांव बना है? तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा त्रिपुरा। कौन सा राज्य हो जाएगा? त्रिपुरा। तो याद रखना, त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा बना है? तो क्या बोलोगे? रंगाछारा गांव। कौन सा गांव? रंगाछारा गांव। अब आपको असम दिख रहा होगा, तो असम से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों आप कि सर असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों? तो आप बोलोगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में है। असम से दो याद रखना, एक मानस भी है, मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आप बोलना असम में है। एक झील भी असम में है जिसको बोलते हैं हम लोग हफलौंग झील। हफलौंग, कौन सा झील मेरे प्यारे बच्चों? तो हफलौंग झील जो है वो कहाँ है? तो आप बोलोगे असम में है। अब बात करते हैं मणिपुर के बारे में। तो मणिपुर से याद रखना आप कि मणिपुर में मेरे प्यारे बच्चों एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील। लोकटक झील जो है ये किस राज्य में है? तो क्या बोलोगे? सर आपने कई बार बताया है कि मणिपुर में है लोकटक झील। अच्छा, मणिपुर में ही मेरे प्यारे बच्चों याद रखना किबुल लामजाओ, किबुल कहीं केबुल भी मिल जाएगा, किबुल लामजाओ, लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान क्या बोलोगे आप कि सर ये वाला जो है ये मणिपुर में है। और किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान से याद रखना एक बात और आपकी, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तैरता हुआ राष्ट्रीय, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान का अगर ना पूछे आपसे तो आप क्या बोलोगे कि सर किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अब मिजोरम के बारे में प्रश्न आ रहा होगा आपके मन में, तो मिजोरम से याद रखना कि मिजोरम को हम लोग बोलते हैं मोलासिस बेसिन। मोलासिस बेसिन के नाम से जानते हैं मिजोरम को। और मिजोरम के एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम बता दो आप कमेंट बॉक्स में। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों आप कि त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा बना है? तो आप बोलोगे सर रंगाछारा गांव जो बना है ये त्रिपुरा का पहला हरित गांव बना है। अब त्रिपुरा के बारे में बात की जा रही है तो ये देखो भारत का मैप आपको दिख रहा होगा। इस भारत के मैप में ये जो रेड कलर वाला है ये वाला राज्य यही है त्रिपुरा। और इस त्रिपुरा की राजधानी जो है वो क्या है? तो अगरतला है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं मनिक शाह और गवर्नर है इंद्रसेना रेड्डी। यहाँ पर राज्यसभा सीट 1 है और लोकसभा सीट 2 है। त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी और त्रिपुरा में विधानसभा सीट जो है वो 60 है। 60 विधानसभा सीट जो आपका है वो मणिपुर में भी है, मेघालय में भी है, त्रिपुरा में भी है, अरुणाचल प्रदेश में भी है और नागालैंड में भी है। तो ये सभी राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो आप बोलोगे 60 है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो तृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान, राजबरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? त्रिपुरा में। रुद्रसागर झील और नीर महल जो है वो त्रिपुरा में है। देखो ये आपको त्रिपुरा दिख रहा है ना, और त्रिपुरा के नीचे यहाँ पर है बांग्लादेश। और त्रिपुरा के बारे में पूछा जाता है प्रश्न एक कि तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है। तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो क्या बोलोगे? त्रिपुरा है। देखो
ये त्रिपुरा आपको दिख रहा होगा, रेड कलर वाला राज्य दोस्तों त्रिपुरा। देखो यहाँ भी बांग्लादेश है, यहाँ भी बांग्लादेश है और यहाँ भी बांग्लादेश है। तो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। देखो अब हम बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत के बारे में। देखो पूर्वोत्तर भारत में मेरे प्यारे बच्चों राज्य की संख्या के अगर बारे में बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य हैं। अब बोलोगे सर हमने तो सुना था 7 ही राज्य हैं। तो देखो 7 सिस्टर जो है, 7 सिस्टर्स SISTER 7 सिस्टर्स जो है उसमें सिक्किम नहीं आता है। कौन सा राज्य नहीं आता? सिक्किम नहीं आता है। देखो पूर्वोत्तर भारत को 7 सिस्टर्स भी कहते हैं, लेकिन सिक्किम जो है वो अपवाद है। सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का राज्य तो है लेकिन 7 सिस्टर्स में नहीं आता है। सिक्किम दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा मैप में, यही है सिक्किम। देखो तो पूर्वोत्तर भारत के राज्य जो है एक ये वाले दिख रहे होंगे आपको, इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश मेरे प्यारे बच्चों। देखो अरुणाचल प्रदेश के बीच में अगर इस राज्य के बारे में अगर जाना जाए तो ये राज्य जो मेरे प्यारे बच्चों है ये कौन सा राज्य है? तो आप बोलोगे सर इस राज्य का नाम जो है वो असम है। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे कि सर ये राज्य तो आपने कई बार बताया है कि ये राज्य जो है वो कौन सा है? असम है। असम के बारे अगर असम के बाजू में देखा जाए ये राज्य मेरे प्यारे बच्चों तो ये है नागालैंड। कौन सा राज्य है? नागालैंड मेरे प्यारे बच्चों। अगर देखो इस राज्य के बारे में बात किया जाए तो ये मिजोरम है। कौन सा राज्य मेरे प्यारे बच्चों है? तो क्या बोलोगे आप? सर मिजोरम है। और इस राज्य के बारे में बात किया जाए तो ये राज्य जो आपका है ये मणिपुर है मेरे प्यारे बच्चों। और इस राज्य के बारे में बात किया जाए तो ये राज्य जो है वो मेघालय है। कौन सा राज्य है? मेघालय। और ये वाला पता ही आपको है त्रिपुरा मेरे प्यारे बच्चों। और ये वाला जो है आपका वो सिक्किम है, याद रखना। तो पूर्वोत्तर भारत में राज्य कितने हो गए? देखो अरुणाचल प्रदेश 1 नंबर हो गया, नागालैंड मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर, मणिपुर 3, मिजोरम 4, असम 5, मेघालय 6, त्रिपुरा 7 और सिक्किम जो हो गया वो 8 हो गया। लेकिन सिक्किम जो मेरे प्यारे बच्चों है ये पूर्वोत्तर भारत में आता तो है लेकिन 7 सिस्टर्स में नहीं आता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य 7 सिस्टर्स में नहीं आता है? तो अब क्या बोलोगे दोस्तों? सिक्किम जो आपका है वो 7 सिस्टर्स में नहीं आता है। अब देखो तो मैंने क्या बोला आपको कि त्रिपुरा में मेरे प्यारे बच्चों अगर झील के बारे में बात किया जाए तो झील जो है वो है कल्याण सागर झील, अमर सागर झील, कमला सागर झील कहाँ है? त्रिपुरा में है। और त्रिपुरा में रुद्र सागर झील भी है, ये भी याद रखना। तो रुद्र सागर झील, कल्याण सागर झील मेरे प्यारे बच्चों याद रखना। कौन सा झील? तो याद रखना रुद्र सागर झील, कल्याण सागर झील, अमर सागर झील और कमला सागर झील जो है ये कहाँ पर है? तो क्या बोलोगे कि सर त्रिपुरा में है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मैंने आपको बताया त्रिपुरा के बारे में। और त्रिपुरा का पहला जो हरित गांव बना है वो कौन सा बना है? तो रंगाछारा गांव बना है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है हमारा कि देखो सलीम बिन वृक जो है वह किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सलीम बिन वृक आपको इमेज में भी दिख रहे होंगे। ये सलीम बिन वृक जो है यह किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो यमन के प्रधानमंत्री बने हैं। क्या बोलोगे कि सर इसका आंसर ए नंबर वाला हो जाएगा कि यमन के प्रधानमंत्री जो बने हैं वो कौन बने हैं? सलीम बिन वृक बने हैं। अब देखो दोस्तों ये पहले यमन के वित्त मंत्री थे लेकिन यमन के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उन्होंने रिजाइन दे दिया। देखो अब इससे पहले यमन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उनका नाम था अहमद अवाद बिन मुबारक। तो अहमद अवाद बिन मुबारक ने संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने और सुधारों को लागू करने में असमर्थता के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और यमन के जो वित्त मंत्री थे सलीम बिन वृक, क्या नाम था? सलीम बिन वृक। इन्होंने दोस्तों इन्हें बनाया गया है यमन का नया प्रधानमंत्री। तो अब बात करते हैं यमन जो है वो मैप में कहाँ पर है? तो देखो यमन जो है वो मैप में ये जो रेड कलर में दिख रहा होगा आपको यही यमन है दोस्तों। यमन देखो तो यमन के बारे में बात किया जाए तो यमन की राजधानी जो मेरे प्यारे बच्चों है वो क्या है? सना है। यमन की राजधानी क्या है? सना है यमन की राजधानी। और यमन की करेंसी क्या है? तो यमनी रियाल है। और यमन के पीएम कौन है? तो सलीम बिन वृक जो है वो यमन के प्रधानमंत्री बने हैं जो पहले वित्त मंत्री थे मेरे प्यारे बच्चों। तो आप समझ गए होंगे यमन के बारे में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो कुछ महत्वपूर्ण खेल है, इसके खिलाड़ियों के बारे में कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि बेसबॉल, याद रखना बेसबॉल में कितने खिलाड़ी हैं? तो बोलोगे 9 खिलाड़ी हैं। रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी हैं? तो बोलोगे 15 खिलाड़ी हैं। फिर से पूछेगा पोलो में कितने खिलाड़ी हैं? तो 4 खिलाड़ी हैं। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी हैं? तो 7 खिलाड़ी हैं। फिर से पूछेगा खो खो में कितने खिलाड़ी हैं? तो बोलोगे 9 खिलाड़ी हैं।
फिर से कबड्डी में कितने खिलाड़ी हैं, तो क्या बोलोगे 7 खिलाड़ी हैं। याद रखना वाटर पोलो में और कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7। वाटर पोलो, कबड्डी और नेट बॉल में भी मेरे प्यारे बच्चों 7 खिलाड़ी होते हैं। देखो हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, नेट बॉल में 7 होते हैं, और मैंने तुरंत बताया आपको कि वाटर पोलो में और कबड्डी में भी 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में होते हैं 6 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी और जिम्नास्टिक में होते हैं 8 खिलाड़ी मेरे प्यारे बच्चों। तो एक बार जरा सा रिवीजन कर लेते हैं, आप साथ साथ बोलना। बताओ जरा सा कि बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9। रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 15। पोलो में कितने होते हैं, 4। वाटर पोलो में कितने होते हैं, 7। और कबड्डी में भी 7 होते हैं, नेटबॉल में भी 7 होते हैं। खो खो में कितने होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी क्रिकेट और फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो क्या बोलोगे 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं और जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। तो आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि वाटर पोलो में मेरे प्यारे बच्चों कितने खिलाड़ी होती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक 2025 में, मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन सा देश मेरे प्यारे बच्चों प्रथम स्थान पर है। तो याद रखना, आप बोलना सर आइसलैंड जो है वो प्रथम स्थान पर है। कौन प्रथम स्थान पर है, तो क्या बोलोगे सर आइसलैंड प्रथम स्थान पर है मानव विकास सूचकांक 2025 में। अगर नॉर्वे के बारे में बात किया जाए तो नॉर्वे दूसरे स्थान पर है, स्विट्जरलैंड जो है वो तीसरे स्थान पर है और डेनमार्क जो है वो चौथे स्थान पर है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि डेनमार्क जो है इसकी राजधानी क्या है। इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अब बात करते हैं मानव विकास सूचकांक जो है, इसमें अपने प्यारे देश भारत का स्थान क्या है, तो 130वां है। मानव विकास सूचकांक 2025 में अपने प्यारे देश भारत का स्थान क्या है, 130वां है। और अंतिम में स्थान पर जो है वो दक्षिणी सूडान है जिसका रैंक है 193। तो याद रखना जो मानव विकास सूचकांक था वो 193 देशों की सूची थी। इस 193 देशों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन रहा, तो आइसलैंड रहा। और अपना प्यारा देश भारत जो रहा वो 130वें स्थान पर रहा। और अंतिम में स्थान के बारे में बात किया जाए तो दक्षिण सूडान जो रहा वो अंतिम में स्थान पर रहा। अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया था आपको प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के बारे में। तो ये जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 है इसमें प्रथम स्थान पर नॉर्वे था और नॉर्वे की राजधानी क्या, ओस्लो। अपने प्यारे देश भारत का स्थान 151 है इस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में। और अंतिम में स्थान पर जो है वो इरिट्रिया है, इरिट्रिया का स्थान जो है वो 180वां है। तो याद रखना प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों की सूची जारी की गई है और मानव विकास सूचकांक में 193 देशों की सूची जारी की गई है। तो अभी मैंने तुरंत बताया ना आपको कि मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। मेरे प्यारे बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा। ये बोल लो या ये बोल लो कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहाँ होगा। जो 2025 में आयोजन होगा वो 72वां संस्करण होगा। तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण जो होगा वो हैदराबाद में होगा। कहाँ पर होगा मेरे प्यारे बच्चों, हैदराबाद में। और हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर बसा हुआ है। अगर दिल्ली के बारे में बात किया जाए तो दिल्ली जो है ये यमुना नदी के किनारे है। दिल्ली मेरे प्यारे बच्चों कौन से रिवर के किनारे है, तो बोलोगे सर यमुना रिवर के किनारे दिल्ली है। और दिल्ली से प्रश्न याद रखना कि दिल्ली में दिल्ली से अगर याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पर है, तो आप बोलोगे सर दिल्ली में है। अगर बेंगलुरु के बारे में पूछा जाए तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कैंपेगोडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो बोलोगे आप बेंगलोर में है। अगर चेन्नई के बारे में बात किया जाए तो आप बोलना अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरे प्यारे बच्चों अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरे प्यारे बच्चों
कहाँ है? तो आप बोलोगे सर चेन्नई में है। फिर से अगर अगर हैदराबाद के बारे में पूछ लिया जाए तो आप बोलना कि सर राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कहाँ है? तो मेरे प्यारे बच्चों बोलना आप हैदराबाद में। अब हैदराबाद में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 अर्थात 72वां संस्करण का आयोजन होगा ना, तो याद रखना जैसे ही आपके मन में हैदराबाद आए तो हैदराबाद में 4 मीनार है जिसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। हैदराबाद में कौन सा है दोस्तों? तो 4 मीनार। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो बोलोगे आप कुली कुतुब शाह ने करवाया था। हुसैन सागर झील, हिमायत सागर झील और सरोवर नगर झील जो है ये कहां पर है? तो हैदराबाद में है मेरे प्यारे बच्चों। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। हैदराबाद को बोलते हैं पाक कला का शहर। हैदराबाद को क्या बोलते हैं? तो बोलोगे कि सर पाक कला का शहर जो बोलते हैं वो हैदराबाद को बोलते हैं, और मोतियों का शहर जो बोलते हैं वो भी हैदराबाद को बोलती है। गोलकुंडा का किला हैदराबाद में है, चौमहल्ला पैलेस हैदराबाद में है, और सलार जंग संग्रहालय जो है वो हैदराबाद में है मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों देखो, मैं आपको डेली करंट अफेयर्स तो करवाता ही हूँ, साथ साथ मैं आपको महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके भी करवाता हूँ जो आपके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। मेरे प्यारे बच्चों आप अच्छे से उसको कवर किया करो, और इस वीडियो का पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके जीएस विद मनीष सर। अगर दोस्तों देखो, और इसका लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे चुका हूँ, तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए भारत के किस शहर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना की मंजूरी दी है? तो भारत के कोटा शहर में और पुरी शहर में, भारत के कोटा शहर में और पुरी शहर में केंद्र सरकार के द्वारा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, कोटा मेरे प्यारे बच्चों कौन से नदी के किनारे है? तो चंबल नदी के किनारे है कोटा। और पुरी में याद रखना जगन्नाथ मंदिर जो मेरे प्यारे बच्चों है, कौन सा मंदिर? तो क्या बोलोगे सर? जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर जिसे हम लोग बोलते हैं सफेद पैगोडा, ये कहां पर है? तो पुरी में है। पुरी है ओडिशा का शहर और कोटा है राजस्थान का शहर मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों याद रखना राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। वही अगर जनसंख्या में बात किया जाए तो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगर वर्ल्ड में बात किया जाए तो अपना प्यारा देश भारत जो है वो जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश है। और दोस्तों वही अगर क्षेत्रफल में बात किया जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन है क्षेत्रफल और जनसंख्या में? तो वेटिकन सिटी मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, भारत में पहले ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर, भारत में पहले ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर क्रिएटर लैंड किस राज्य में लॉन्च किया गया है? क्रिएटर लैंड्स दोस्तों किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो तेलंगाना में लॉन्च की, सॉरी आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला मेरे प्यारे बच्चों, कि क्रिएटर लैंड किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ये है मनोरंजन शहर ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर क्रिएटर लैंड जो है ये आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। और आंध्र प्रदेश के बारे में बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश जो है वो भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य जो देश का है वो कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों आप कि आंध्र प्रदेश को हम लोग बोलते हैं एशिया की अंडों की टोकरी। एशिया की अंडों की टोकरी मेरे प्यारे बच्चों बोलते हैं आंध्र प्रदेश को। फिर से मेरे प्यारे बच्चों याद रखना आप कि यहाँ पर नागार्जुन श्री सेल्म बाघ रिजर्व है। श्री सेल्म बाघ रिजर्व, नागार्जुन श्री सेल्म बाघ रिजर्व मेरे प्यारे बच्चों भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है आंध्र प्रदेश में है। फिर से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों आप
कि पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात किया जाए तो क्या बोलोगे, आंध्र प्रदेश में है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि आंध्र प्रदेश की स्थापना किस वर्ष की गई थी। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतरराज्यीय चिता कॉरिडोर मध्य प्रदेश और किस राज्य के बीच बनेगा। भारत का पहला अंतरराज्यीय चिता कॉरिडोर मध्य प्रदेश और किस राज्य के बीच बनेगा, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर वाला। और मैंने मैप में हाईलाइट भी किया है मेरे प्यारे बच्चों, ये राज्य जो आपको दिख रहा है यही राज्य है राजस्थान। राजस्थान की सीमा किस देश से लगती है, अगर यह पूछा जाता है तो आप बोलोगे कि सर राजस्थान की सीमा जो लगती है वो पाकिस्तान से लगती है। किससे लगती है, पाकिस्तान से लगती है। अगर राज्य के बारे में पूछा जाए तो राज्य में बोलोगे कि सर गुजरात से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है। किससे लगती है, तो उत्तर प्रदेश से लगती है। फिर से बोलोगे सर पंजाब से भी तो लगती है। और ये राज्य कौन सा है, तो बोलोगे हरियाणा से भी लगती है मेरे प्यारे बच्चों। राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और चिता कॉरिडोर जो दोस्तों बनेगा वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच दोस्तों यह चिता कॉरिडोर बनेगा। अब राजस्थान के बारे में बात किया जाए तो राजस्थान में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो याद रखना सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य, कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है, तो बोलोगे राजस्थान में है। राजस्थान में ही सांभर झील है, राजसमंद झील है, पिछौला झील है, जयसमंद झील है, फतेह सागर झील है और डिडवाना झील है मेरे प्यारे बच्चों। देखो राजस्थान के जैसलमेर को बोलते हैं स्वर्ण नगरी, उदयपुर को बोलते हैं झीलों की नगरी, पिंक सिटी बोलते हैं जयपुर को और ब्लू सिटी बोलते हैं राजस्थान के जोधपुर को मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों याद रखना ये जो मैं करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ साथ साथ स्टैटिक भी करवा रहा हूँ, तो स्टैटिक का टेंशन आपको नहीं लेना है, करंट अफेयर का तो टेंशन लेना ही नहीं है, साथ साथ स्टैटिक का भी टेंशन आपको नहीं लेना है। बस ईमानदारी से प्रत्येक दिन दोस्तों आपको यह वीडियो आप देखना है और नोट भी करना है। एक इसका अलग से नोटबुक आप बना लेना ताकि सारे करंट अफेयर्स को साथ साथ नोट करोगे तो दोस्तों आपको बहुत ही लाभ होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, देखो गोल्ड सिक्का कंपनी है दोस्तों, गोल्ड सिक्का जो है ये कंपनी है हैदराबाद की। ये जो गोल्ड सिक्का कंपनी द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण कहाँ किया गया है। सोना पिघलाने वाले एटीएम का जो अनावरण किया गया है वो हैदराबाद में किया गया है। कहाँ किया गया, हैदराबाद में। देखो मैंने क्या बोला, गोल्ड सिक्का कंपनी के द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण कहाँ किया गया है, तो हैदराबाद में किया गया है। और हैदराबाद कौन से रिवर के किनारे है, तो इसका जवाब मेरे प्यारे बच्चों आप दे दो कमेंट बॉक्स में। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों आप देखो तेलंगाना की राजधानी जो है वो हैदराबाद है। अब देखो तो तेलंगाना की राजधानी क्या है, तो बोलोगे हैदराबाद। गवर्नर कौन है, जिष्णु देव वर्मा। और मुख्यमंत्री कौन है, अनुमुला रेवंत रेड्डी। यहाँ पर राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 17 है। अच्छा आप बता दो कि पंजाब में राज्यसभा और लोकसभा सीट कितना है, इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अब देखो पखाल वन्य जीव अभ्यारण्य, कवाल वन्य जीव अभ्यारण्य, अमराबाद बाघ रिजर्व, कसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, पाक कला का शहर हैदराबाद को कहते हैं। अच्छा चार मीनार हैदराबाद में है, इसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। और हुसैन सागर झील मेरे प्यारे बच्चों हैदराबाद में है, हुसैन सागर झील का निर्माण भी कुली कुतुब शाह ने करवाया था। अगर मैप में बात करें तो मैप में आपको दिख रहा होगा, मैंने रेड कलर से इसको हाईलाइट किया है, यही है हैदराबाद, सॉरी तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद मेरे प्यारे बच्चों है। तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को मेरे प्यारे बच्चों। तो तेलंगाना की स्थापना कब हुई, क्या बोलोगे, 2 जून 2014 को मेरे प्यारे मित्रों। मेरे प्यारे बच्चों देखो हमारा अगला प्रश्न है, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है। मैंने क्या बोला कि विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बोलोगे सर 5 मई को मनाया जाता है। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या बोलोगे आप कि सर 5 मई को मनाया जाता है।
विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस। अब देखो मई महीने में अब तक और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं, तो मैं दोस्तों आपको प्रत्येक दिन करवाता हूं। जब भी कोई महत्वपूर्ण डे आता है तो मैं उस मंथ का लगभग करवाता हूं कौन कौन से मनाए गए अब तक डे हैं। तो देखो रामकृष्ण मिशन की स्थापना दिवस कब मनाई गई? 1 मई को, क्योंकि 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना कोलकाता में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा करवाया गया था। अब देखो महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना दिवस दोस्तों 1 मई को हुई, इसलिए 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात ने अपना स्थापना दिवस मनाया। महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। विश्व टूना दिवस मेरे प्यारे बच्चों 2 मई को मनाया जाता है। अब देखो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो बोलोगे आप 3 मई को। कब? तो 3 मई को। देखो प्रयास करो कि साथ साथ रिवीजन करें। जब भी हम रिवीजन करवाएं आपको तो आप साथ साथ रिवीजन किया करो। इससे क्या होगा, आपको याद जल्दी होगा। याद रखना एक दिन में याद नहीं होगा, समय देना पड़ेगा आपको, तब जाकर के याद होगा। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? 4 मई को। विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है 6 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे मनाया जाता है 6 मई को। विश्व अस्थमा दिवस 6 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? 4 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। देखो दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कहाँ स्थित बगलिहार बांध के गेट से चेनाब नदी का पानी बंद किया गया है? देखो चेनाब नदी का पानी पाकिस्तान में जा रहा था, और अभी आपको दोस्तों पता ही है कि पाकिस्तान के द्वारा क्या किया गया है। पाकिस्तान के कुछ आतंकी संगठन है जिसके द्वारा क्या किया गया है, तो पहलगांव में करीबन 27 लोगों की हत्या कर दी गई थी। जिस कारण से क्या हुआ, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव का स्थिति है, जिस कारण से भारत ने क्या किया है, तो सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया है। सिंधु जल समझौते के तहत जो भारत था वो सिंधु नदी का पानी दे रहा था पाकिस्तान को, चेनाब नदी का पानी दे रहा था, और एक और नदी है वो आप बता दो कमेंट बॉक्स में। और ये भी बताओ कि सिंधु जल समझौता जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था? तो पाकिस्तान में जो चेनाब नदी का पानी जा रहा था उसको क्या कर दिया है, भारत सरकार ने बंद कर दिया है। तो बगलिहार बांध के गेट को गेट से चेनाब नदी का पानी जो बंद किया गया है यह कहाँ स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला। अब जम्मू कश्मीर में डल झील है, याद रखना, डल झील याद रखना, डल झील। जम्मू कश्मीर में एक और झील है जिसको हम लोग बोलते हैं बूलर झील। बूलर झील, बूलर झील कहाँ है? तो बोलोगे सर जम्मू कश्मीर में है। फिर से याद रखना, मानस बल झील, मानस बल झील मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो बोलोगे जम्मू कश्मीर में है। अब फिर से देखो ये तो याद हो ही जाएगा आपको, नागिन झील, नागिन झील मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है, याद रखना। अब देखो जम्मू कश्मीर में काजीनाग नेशनल पार्क है, टोडा नेशनल पार्क है, देखो हचलगल नेशनल पार्क है, हचलंगल नेशनल पार्क जो है वो जम्मू कश्मीर में है। सोलमर्ग नेशनल पार्क है, गुलमर्ग नेशनल पार्क है, पंचतरणी नेशनल पार्क है, पंचतरणी नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। बूलर नेशनल पार्क जो है वो जम्मू कश्मीर में है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। मेरे प्यारे बच्चों ये करंट अफेयर्स आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक आप अवश्य दो कमेंट बॉक्स में। अब हम आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था और इस 3 प्रश्न के सटीक जवाब देने वाले जो विजेता हैं उनका नाम है मलिंगा बॉलर बॉय। और ये प्रश्न हमारा है कि प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 3 मई को मनाया गया। वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यहाँ टाइपिंग दोस्तों मिस्टेक है और मैंने फिर सही भी नहीं किया आपका, सॉरी इसके लिए दोस्तों। वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो अनिल चौहान है। और आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहाँ होगा, त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन बना है, और त्रिपुरा के बारे में मैंने जो भी बताया है उसमें जो आपने सीखा उसका जवाब भी देना है कमेंट बॉक्स में दोस्तों आपको। अब देखो सलीम बिन ब्रिक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जानकारी कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।